नमस्कार दोस्तों। हाल ही में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक का बैंकिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया है। यानी कि अब ये जो पेटीएम है वो पेमेंट बैंक के तौर पे जो पहले काम कर रहा था, जितने भी इसके बैंकिंग काम थे अब वो नहीं कर पाएगा। और इसके लिए आरबीआई अब हाई कोर्ट में समापन प्रक्रिया के लिए आवेदन करेगा और इस आवेदन की मंजूरी के बाद इस ये जो पेटीएम पेमेंट बैंक है इसका लाइसेंस पूरी तरीके से रद्द हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे कि आखिरकार आरबीआई को इस कदम को उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं, फिर आरबीआई को इस बात की शक्ति कहाँ से मिलती है कि वो किसी भी बैंक के लाइसेंस को रद्द कर सके, इसके बारे में भी बात करेंगे। और अब चूंकि इस पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द हो चुका है, तो इस बैंक के पास अब क्या-क्या काम करने की शक्ति बची है और कौन-कौन से काम ये नहीं कर सकता, हम इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों इस पूरी घटना की पृष्ठभूमि को समझते हैं, क्योंकि 2015 में जब पहली बार पेटीएम पेमेंट बैंक को लाइसेंस मिला था, तो उसके बाद से ही ये आरबीआई के रेगुलेशंस को पालन करने में पीछे चूक रहा था। तो आरबीआई ने कई तरीके के प्रतिबंध पहले भी इस पे लगाए थे और अब आखिर में हमने देखा कि चूंकि इसमें इस बैंक में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था, उसकी वजह से अब इसके लाइसेंस को आखिरकार आरबीआई ने 2026 में रद्द कर दिया। इसके पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। 2015 में आरबीआई से पेटीएम को पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिलता है। 2017 में इसने अपनी सेवाएं शुरू की। फिर 2022 में आरबीआई ने नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दी। फिर 2024 में हम देखते हैं कि इसके क्रेडिट करने पर भी प्रतिबंध आरबीआई ने लगा दिया और अब जाके 2026 में लाइसेंस जो है इसका रद्द कर दिया गया है। तो आरबीआई ने इसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए जिस तरीके के ये रेगुलेशंस को ये नज़रअंदाज कर रहा था, उसको ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने इस पेटीएम पेमेंट बैंक पे एक ग्रेजुअल आप देखें तो रेगुलेटरी एस्केलेशन को अपनाया, धीरे-धीरे करके अब जाके इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार आरबीआई ने ऐसा क्यों किया? तो इसके पीछे कई कारण हैं। जैसे सबसे पहले तो पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा जो नियामकीय उल्लंघन किए जा रहे थे, जो आरबीआई के रेगुलेशंस हैं, उसका उल्लंघन किया जा रहा था। इसकी वजह से इसका लाइसेंस रद्द किया गया क्योंकि इसके केवाईसी में और कस्टमर ड्यू डिलिजेंस में काफ़ी कमी थी। फिर उसके बाद जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो नियम होते हैं, उसका उल्लंघन पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा किया जा रहा था। बार-बार इसको आरबीआई के द्वारा चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद इसके रेगुलेशंस के पालन में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। तो इस वजह से देखें तो इसका लाइसेंस जो है वो रद्द किया गया है। इसके अलावा अब चूँकि इन सारे नियमों का पालन करने में जो पेटीएम पेमेंट बैंक है, वो कोताही बरत रहा था, तो आरबीआई के अनुसार अब इस बैंक का संचालन चालू रखना, जो जमाकर्ता है इस पेमेंट बैंक में, उसके हित के विरुद्ध था। तो इसीलिए चूँकि पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान ना हो, इसीलिए आरबीआई ने इसके लाइसेंस को कैंसल कर दिया है। इसके साथ-साथ इस पेमेंट बैंक की जो खराब गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसका आईटी सिस्टम बहुत कमज़ोर था, इसका जो रिस्क मैनेजमेंट का फेलियर हमें बार-बार देखने को मिल रहा था, तो इस वजह से भी इस पेमेंट बैंक के लाइसेंसिंग को रद्द किया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब जब इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है, तो फिर अब ये क्या काम कर सकता है और क्या काम नहीं कर सकता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेटीएम अब क्या-क्या अभी भी कर सकता है। तो जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक में जितने भी जमाकर्ताओं के पैसे हैं, तो उस पैसे की निकासी या उस पैसे का ट्रांसफ़र अभी भी पेटीएम से हो सकता है। ग्राहक अपना पैसा पेटीएम पेमेंट बैंक से निकाल के दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बैंक को ऑर्डरली एग्ज़िट के लिए फिर अनुमति दी जाती है। इसके साथ-साथ आप देखें तो यूपीआई अभी भी जारी रहेगा, लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि आप यूपीआई हैंडल जो चलाते हैं, वो आपका पेटीएम पेमेंट बैंक का नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी और दूसरे बैंक का होना चाहिए। क्योंकि यूपीआई जो है वो एनपीसीआई संचालित करता है, ना कि पेटीएम। सीधे पेटीएम पेमेंट बैंक का अगर आपका अकाउंट है तो आपका यूपीआई नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपका किसी दूसरे बैंक का अकाउंट है और उस बैंक का यूपीआई आईडी आप पेटीएम के एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर वो यूपीआई चलेगा। इसके अलावा जो ऐप लेवल की सेवाएँ हैं, जो नॉन बैंकिंग सेवाएँ हैं पेटीएम की, वो अभी भी चलती रहेंगी। जैसे आप बिल पेमेंट कर पाएँगे, रिचार्ज कर पाएँगे, टिकट बुकिंग कर पाएँगे, मर्चेंट पेमेंट कर पाएँगे, है ना? अब ये सारी की सारी चीज़ें बैंकिंग लाइसेंस पर निर्भर नहीं है, ये पार्टनर नेटवर्क पर चलती है, इसलिए ये सारी चीज़ें अभी भी चलती रहेंगी, क्योंकि ये एक नॉन बैंकिंग सर्विस है। फिर उसके अलावा नए बैंक पार्टनर आप इसमें जोड़ सकते हैं। पेटीएम दूसरे बैंकों के साथ टाई अप कर सकता है, ताकि जो यूपीआई और वॉलेट की सेवाएँ हैं वो जारी रहें। तो मैंने आपको बताया कि यूपीआई अभी भी आप चला सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपका जो यूपीआई है वो पेटीएम पेमेंट बैंक का नहीं, बल्कि किसी दूसरे बैंक का होना चाहिए। वो एसबीआई का हो सकता है, वो यूबीआई का हो सकता है, वो आईडीएफसी का हो सकता है, किसी भी दूसरे बैंक का ये आपका अकाउंट हो सकता है, तो उसके यूपीआई आईडी को आप पेटीएम में चला सकते हैं। अब पेटीएम क्या नहीं कर सकता, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पेटीएम के जितने भी बैंकिंग ऑपरेशंस थे, वो सारे के सारे बंद हो जाएँगे। अब पेटीएम जो पेमेंट बैंक के तौर पे पहले खाता खोल पाता था, वो अब नया खाता नहीं खोल पाएगा। किसी भी व्यक्ति के डिपॉज़िट को स्वीकार नहीं कर पाएगा।
उसके अलावा पेमेंट्स बैंक के रूप में कोई भी नई बैंकिंग सेवा को ये नहीं दे पाएगा। इसके साथ-साथ वॉलेट में आप नई लोडिंग नहीं कर पाएँगे अगर आपका अकाउंट पेटीएम पेमेंट बैंक में है तो। लेकिन आप अगर आपका किसी दूसरे अकाउंट का वॉलेट है तो फिर उस पे आप पैसे ऐड कर पाएँगे। लेकिन वॉलेट में जो नई लोडिंग है पेटीएम पेमेंट बैंक से जुड़ी हुई उसको आप नहीं कर पाएँगे। इसके अलावा जो इंटरेस्ट और डिपॉज़िट आधारित सेवाएँ थी पेटीएम बैंक की, उसको भी बंद कर दिया जाएगा। जो सेविंग अकाउंट पर आपको ब्याज मिलता था, तो वो ब्याज नहीं मिलेगा क्योंकि आप सेविंग अकाउंट ही नहीं खोल पाएँगे। इसके अलावा अगर आपका कोई फ़िक्स्ड डिपॉज़िट था, तो वो सारी सेवाएँ भी बंद हो जाएँगी और ये जो बैंक है, ये अब नया डेबिट कार्ड भी जारी नहीं कर पाएगा और जो भी बैंकिंग आधारित उत्पाद होते हैं, वो सब भी ये काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि जैसे ही पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस कैंसल हुआ है, तो पब्लिक डोमेन में कई इस तरह की बातें आती हैं कि अब यूपीआई बंद हो जाएगा, पेटीएम यूपीआई नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे एक क्लैरिफ़िकेशन बहुत ज़रूरी था कि पेटीएम क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। अब मैं आपको बताऊँ कि आरबीआई ने ये जो लाइसेंसिंग पेटीएम पेमेंट बैंक की रद्द की है, उस लाइसेंसिंग को रद्द करने की शक्ति जो है वो आरबीआई को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 देता है। इसका सेक्शन है 22(4) जिसमें आरबीआई को किसी भी बैंक के लाइसेंस को रद्द करने की शक्ति दी गई है और ये पब्लिक इंटरेस्ट में हो सकता है, डिपॉजिटर्स की सेफ्टी के लिए हो सकता है। यानी जिन्होंने भी किसी बैंक में पैसा जमा किया, उनके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए और कोई भी बैंक पब्लिक इंटरेस्ट में काम करे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई के पास इस बात की शक्ति है कि वो किसी भी बैंक के लाइसेंस को रद्द कर सकता है। इसके अलावा आरबीआई का सुपरवाइजरी पावर भी आपको इसी अधिनियम के सेक्शन 35A में देखने को मिलेगा। सुपरवाइजरी पावर का मतलब कि आरबीआई ये देखता है कि कौन-सा बैंक ठीक से काम कर रहा है, किस बैंक का एनपीए जो है वो एक लेवल से ज़्यादा जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देता है। तो ये दोस्तों हमने समझा कि आखिरकार पेटीएम पेमेंट बैंक की लाइसेंसिंग क्यों रद्द हुई और इस बैंक के लाइसेंसिंग को रद्द करने की शक्ति आरबीआई को कहाँ से मिलती है और फिर अब ये बैंक क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। अब चूँकि पेटीएम एक पेमेंट बैंक था, तो पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं, ये भी समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों पेमेंट बैंक्स एक ऐसे बैंक्स होते हैं जो कि आरबीआई के द्वारा विशेष मॉडल के तौर पे बनाए गए हैं। इन बैंक्स की खासियत ये होती है कि ये केवल जमा स्वीकार कर सकते हैं, वो भी 2 लाख तक। ये लोन नहीं दे सकते, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और ये मेनली डिजिटल भुगतान पर फोकस करते हैं। इसके अलावा ये क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। ये 3-4 बातें आपको पेमेंट बैंक्स के बारे में ध्यान में रखनी है। अब पेटीएम पेमेंट बैंक के अलावा अगर हम अपने देश में कोई दूसरे पेमेंट बैंक की बात करें तो एयरटेल का अपना पेमेंट बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। तो ये सारे जो हैं इसके बारे में आपने देखा कि ये होते हैं पेमेंट बैंक्स और इनके ये फंक्शंस होते हैं। अब आरबीआई ने ये जो लाइसेंस को रद्द किया है, तो इसका ग्राहकों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़ेगा। जैसे ग्राहक अपना पैसा निकाल सकते हैं। आरबीआई ने मैंने आपको बताया कि पहले ही कहा कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसके पास लिक्विडिटी पर्याप्त है। जिसका भी पेटीएम पेमेंट बैंक में अकाउंट है, वो उसमें से पैसे निकाल सकता है या किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है और नकारात्मक इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो बैंकिंग सेवाएँ थी पेटीएम की, वो अब बंद हो जाएँगी और यूपीआई पर इसका प्रभाव मैंने आपको बताया कि यूपीआई सेवाएँ तुरंत तो बंद नहीं होंगी। अगर किसी दूसरे बैंक का आपका खाता पेटीएम में आप ऐड करते हैं, तो फिर उसका यूपीआई आप चला पाएँगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखें तो इसमें बदलाव हो सकता है, संभव हो। इसके अलावा दोस्तों जो अब ये इस लाइसेंसिंग के कैंसल होने के बाद भी जो पेटीएम का अपना आप देखते होंगे जो साउंड बॉक्स था, उस साउंड बॉक्स को भी आप यूज़ कर पाएँगे जिसमें आप देखते होंगे कि एक क्यूआर कोड होता है। बहुत सारे व्यापारी होते हैं जो रेडी लगाने वाले होते हैं, उनके पास ये साउंड बॉक्स होता है। तो वो इस साउंड बॉक्स को यूज़ कर पाएँगे, बशर्ते कि ये जो साउंड बॉक्स में क्यूआर कोड है, वो क्यूआर कोड किसी दूसरे बैंक का अकाउंट का हो और ये पेटीएम पेमेंट बैंक का नहीं हो। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरी घटना की अर्थव्यवस्था पर हम प्रभाव की बात करें, तो हम देखते हैं कि फ़िनटेक सेक्टर जो है, उस पर जो नियामकीय टाइटनिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और साथ ही साथ अब चूँकि जो आरबीआई की रेगुलेशंस है, उसको फ़ॉलो करने के लिए आरबीआई इन सारे बैंकों पे टाइटनिंग करेगा, तो इससे जो बैंकों की कंप्लायंस कॉस्ट है, यानी बैंक जो अपने इस रेगुलेशन को फ़ॉलो करने के लिए खर्च कर रहे हैं, उस खर्च में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके साथ-साथ हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है, उसमें आरबीआई की क्रेडिबिलिटी भी मजबूत होगी और जो शैडो बैंकिंग हमारे देश में देखने को मिलती है, उस पर थोड़ा-सा नियंत्रण लगेगा। अब उन पर इस बात के लिए ज़्यादा दबाव आएगा कि वो आरबीआई की रेगुलेशंस का ठीक तरीके से पालन करें और साथ ही साथ डिजिटल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि इनोवेशन और रेगुलेशन इन दोनों के बीच का जो डिबेट है, एक बार फिर से आ गया है। दरअसल किसी भी अर्थव्यवस्था में इनोवेशन बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इनोवेशन करने के दौरान ऐसा ना हो कि कोई भी संस्था, चाहे वो बैंकिंग हो या कोई दूसरी संस्था हो, वो ऐसे काम करने लगे जिससे कि वो पब्लिक इंटरेस्ट को ही नुकसान पहुंचा सके, तो उस पे एक रेगुलेशन भी ज़रूरी है। तो हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि इनोवेशन और रेगुलेशन के बीच में एक बैलेंस कैसे बने। तो अगर हम इस पूरे मुद्दे का विश्लेषण करें, तो हमें 2 चीज़ें पता चलती हैं कि हमारे देश में जो टू बिग टू फेल वाला जो मिथ है, यानी कि पेटीएम जैसा जो बड़ा फिनटेक है वो कभी फेल हो ही नहीं सकता, तो इस पर भी कार्रवाई हो सकती है। इस पर भी स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस को मद्देनज़र रखते हुए आरबीआई इसके लाइसेंस को कैंसल कर सकता है, ये हमने देखा। तो ये जो मिथ था कि टू बिग टू फेल, वो मिथ हमारे देश में भी टूटा है। दूसरा
कि हम ये देखते हैं, इस पूरे मामले से हमें ये पता लगता है कि इनोवेशन को तो हमें इजाज़त देनी ही होगी, साथ ही साथ रेगुलेशन भी हमें देखना पड़ेगा। तो इनोवेशन और रेगुलेशन, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से कौन-कौन से सुधार हम अगर अपने हम अपने बैंकिंग व्यवस्था में कर सकते हैं, वो भी हमारे लिए जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस तरीके के हमें घटनाएँ अभी हाल ही में हम आपने देखा था कि जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक था, इसने सरकार के 590 करोड़ का घोटाला कर दिया था। तो ऐसे घोटालों को कैसे हम काउंटर करें, इनको होने से कैसे रोकें, इसके लिए हमें कई सारे सुधार कर सकते हैं। एकदम मजबूत केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ढांचा हम अपने देश में विकसित कर सकते हैं। बैंक की जो ऑडिटिंग होती है, उसको रियल टाइम आधारित बना सकते हैं, ताकि किसी भी बैंक में कोई फ्रॉड होने से पहले ही पता चल सके कि इस बैंक में क्या-क्या खामियाँ हैं। इसके अलावा फिनटेक के लिए हम विशेष नियामक सैंडबॉक्स बना सकते हैं। हम अपने देश में डेटा गवर्नेंस में सुधार करके जो डेटा आधारित गवर्नेंस है, उसको बढ़ा सकते हैं, है ना? तो ये सारे सुधार हम कर सकते हैं, और इसके साथ-साथ दोस्तों, इस तरीके से हम अपने बैंकिंग व्यवस्था में जनता का विश्वास बनाए रख सकते हैं, ताकि जो लोग अपना पैसा बैंकों में जमा करते हैं, तो उनको इस बात का कम से कम आश्वासन रहे कि उनका पैसा सुरक्षित है। तो निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि आरबीआई का ये जो कदम पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर उठाया गया है, ये सिर्फ एक बैंक पर कार्रवाई नहीं है। ये बल्कि जो भारत का डिजिटल वित्तीय तंत्र है, उसमें अनुशासन को स्थापित करने का एक संकेत है। आरबीआई ने ये साफ-साफ बता दिया है कि आप कितनी भी बड़ी कंपनी हो, अगर आप रेगुलेशंस का पालन नहीं करेंगे, अगर आप अपने जमाकर्ताओं के विश्वास को नहीं बनाए रखेंगे, तो आपकी लाइसेंसिंग कैंसल की जा सकती है। तो भविष्य में हमारे देश में जो फिनटेक सेक्टर है, उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वो इनोवेशन तो करते रहें, साथ ही साथ-साथ रेगुलेशन का भी पालन करें, और इन दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखें, ताकि हमारा देश तरक्की भी करता रहे और जनता का पैसा भी बचा रहे और जनता का बैंकिंग व्यवस्था में विश्वास भी बना रहे। तो ये दोस्तों हमारा आज का सेशन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन से आपने इस पूरे मुद्दे को समझा होगा, और किस तरीके के कदम को हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। राहुल शर्मा करंट अफेयर्स इसका नाम है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ही लाइक करें, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ही सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।